हाय गाइस। ये आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी का। टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम आज ये नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक है आज का एटीपी। हम देखते हैं। ATP सर्व्स एज द एनर्जी करेंसी विद इन द सेल्स। ATP जो है, इसका काम ये है ना कि मतलब जो भी सेल्स के अंदर एनर्जी होते हैं उसी फॉर्म में वो सेल्स के अंदर स्टोर्ड होता है। तो इसलिए इसको एनर्जी करेंसी विद इन द सेल्स इस नाम से हम इसको मतलब ऐसे ये परफॉर्म करता है। ठीक है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, ATP इज़ एन एक्रोनिम फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP जो है ये एक मतलब एक्रोनिम है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो दिस मॉलिक्यूल इज़ जनरेटेड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। ये मॉलिक्यूल कब बनता है? जब रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, जब ये दोनों रिएक्शंस होते हैं तब इन रिएक्शन के दौरान एज ए बाई प्रोडक्ट के मतलब फॉर्म में ये बनता है ATP। तो नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी का नेक्स्ट पॉइंट, The three phosphate bonds in ATP are high energy bonds and their breaking releases a substantial amount of energy। तो जो इसमें जो ATP में तीन फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा, उनके जो बॉन्ड का जो एनर्जी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और जब वो ब्रेक डाउन करता है, टूटता है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मात्रा में एनर्जी रिलीज होते हैं, बनते हैं। The released energy is subsequently utilized for various metabolic reactions। तो जो एनर्जी बनते हैं उनको बहुत सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, तो उनमें ये उन रिएक्शंस में ये जो एनर्जी होते हैं उनका यूटिलाइजेशन होता है, मतलब उस रिएक्शंस में इनका यूज़ होता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ओके। रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस। हम जो ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर रिस्पायरेशन कैसे होता है, ये जो कि ये भी एक प्रोसेस है। तो द human respiratory system is a complex network crucial for breathing, gas exchange and cellular respiration। तो जो हमारे बॉडी में जो रिस्पायरेशन सिस्टम होते हैं, ये मतलब बहुत सारे, मतलब ये जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जो इनका नेटवर्क होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, जो कि किस लिए ये मतलब क्या इनका काम होता है, क्या फंक्शन करते हैं। तो ब्रीदिंग में काम आते हैं, ब्रीदिंग, गैस एक्सचेंज या सेलुलर रिस्पायरेशन बॉडी के अंदर जो होता है। और जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, या फिर उसी टाइम गैस एक्सचेंज होते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो ये सब इसका फंक्शन है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, A well-organized respiratory system is essential for efficient breathing and gas exchange। अच्छे तरीके से हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन सिस्टम का मतलब अच्छे तरीके से होना चाहिए। इसका जो प्रोसेस होता है अच्छे से ये फंक्शन करना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू जो हम ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, और जो भी गैस एक्सचेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, इनहेल एक्सहेल जो भी करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ब्रीथ करते हैं तो उस टाइम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेते हैं, और एक्सहेल करते हैं CO2। ठीक है। तो गैस एक्सचेंज ऑकर्स इन द लंग्स वेयर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। तो जो भी गैस एक्सचेंजेस होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स होता है वहीं पे जो भी होते हैं चेंजेस होते हैं गैस के, वो लंग्स में होते हैं। लंग्स का यही फंक्शन है, गैस को एक्सचेंज करना।
ये फंक्शन जो है गैस एक्सचेंजर का, ये लंग्स का मतलब लंग्स करता है। वेयर ऑक्सीजन इज़ सप्लाइड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी, जहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं वहाँ पे सारे सेल्स में ऑक्सीजन को भेजता है लंग्स का ये फंक्शन होता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, सेलुलर रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एवरी सेल कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन एंड सेलुलर फंक्शंस। तो जो जितने भी मतलब सेलुलर जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें रिस्पिरेशन जो होते हैं वो सारे सेल्स में होते हैं, ठीक है, जिससे कि एनर्जी बनता है, और जितने भी सेलुलर का जो फंक्शन होते हैं वो मतलब जो भी काम होता है सेल का वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स द नोज, नेजल कैविटीज़, फेरिनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रैकिया या वाइंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली। जो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं इनमें ये सब नोज़ होता है, उसमें नेज़ल कैविटीज़ होता है, फेरिनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रैकिया, वाइंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में सब दिखाते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज, अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे रेड नहीं पिंक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ट्रैकिया है, ये नोज़ है, ठीक है। नेज़ल कैविटी है इसमें, ये माउथ कैविटी है, यहाँ पे ये माउथ कैविटी है, ये फेरिनिक्स है, ये लैरिनिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ये लंग है, देखिए यहाँ पे लंग है, यहाँ पे लंग है। इसको इधर हटा देंगे। यहाँ पे लंग है, यहाँ पे जो है रीप केज है, डायफ्राम है। इसमें ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे फिर से, यहाँ पे ये ट्रैकिया है, माउथ है, माउथ यहाँ पे हो गया, नोज़ यहाँ पे हो गया, नेज़ल कैविटी यहाँ पे, माउथ कैविटी यहाँ पे, फेरिनेक्स, लैरिनेक्स, फेरिनेक्स ये और लैरिनेक्स ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ब्रोंकाई, जो कि ये यहाँ पे है ब्रोंकाई, ठीक है। ये ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ पे एल्वियोली है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये डायफ्राम है, ठीक है। यहाँ पे ये लंग है, यहाँ पे रीप केज हो गया, ये यहाँ पे रीप केज हो गया, ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सब जो है ये ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स है जो मैंने अभी दिखाया डायग्राम में।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली आर इनक्लोज्ड इन ए पेयर ऑफ लंग्स। जो हमारे लंग्स होते हैं दोनों साइड में, वो वहाँ पे उसी में ये ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली होते हैं। इनका भी फंक्शन होता है जो हम आगे बताएंगे। rib cage, the rib cage muscles associated with the rib cage and diaphragm all help in the inhalation and exhalation of gases। जो rib cage होता है उसमें जो उसके साथ जो मसल्स होता है रिब केज, जो कि रिब केज में होता है उसमें और डायफ्राम में, ये इनहेल और एक्सहेल, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम ये हेल्प करता है उसका मसल्स और रिब केज दोनों ही। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस बिटवीन एन alveolar surface and surrounding blood vessels। तो जो भी गैस के एक्सचेंजेस होते हैं वो हमारे एल्वियोर सरफेस में, जो हमारा मतलब ये जो लंग्स जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर, वहीं पे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और एंड सराउंडिंग ब्लड वेजल्स, और ब्लड वेजल्स भी होता है, ब्लड वेजल्स दोनों ही में, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। द एल्वियोली प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एल्वियोली है वो अच्छा खासा एरिया उसके पास मतलब उसमें होता है जहाँ से गैस के जो एक्सचेंजेस होते हैं मतलब वो अच्छे से हो जाएं। एल्वियोली जो लंग्स में होता है। यहाँ पे हम देखेंगे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, कैसे हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, क्या होता है ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो इनहेलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। हम वो एयर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर जिसमें ऑक्सीजन होता है। एक्सहेलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सहेलेशन जब एक्सहेलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आफ्टर सेलुलर फंक्शन और जो भी मतलब मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, उसके बाद जो CO2 रिलीज़ होता है उसको हम बाहर निकालते हैं, उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। ए सिंगल ब्रेथ इन्वॉल्व्स बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एक बार जब हम ब्रेथ करते हैं उस टाइम में दोनों ही इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों ही ये प्रोसेस हो जाता है। इंडिविजुअल्स ब्रीथ मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द डे। मतलब एक दिन में हम लोग बहुत ही बार मल्टीपल टाइम्स हम लोग ब्रेथ कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेथ्स इन 1 मिनट इज़ रिफर्ड टू एज द ब्रीदिंग रेट। मतलब 1 मिनट में हम लोग कितने बार सांस ले रहे हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रेथ इन अ मिनट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। इसको हम लोग ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। एक सेकेंड। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए ये लंग है, देखिए यहाँ ये देखिए यहाँ समझाया हुआ है। ये जो दोनों है डायफ्राम है, ठीक है। एक सेकेंड, ये हाइड हो जा रहा है हैरो। ये डायफ्राम है यहाँ पे, ठीक है। और ये लंग्स है यहाँ पे। तो जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो जो है गैस वो बाहर निकल रहा है CO2। और यहाँ पे जब इनहेल कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने बॉडी में ले रहे हैं। तो इस टाइम पे डायफ्राम जो है ये अपना काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यहाँ पे सेलुलर रिस्पिरेशन। Cellular respiration involves a series of metabolic reactions within cells transforming the biochemical energy derived from food into a chemical compound known as adenosine triphosphate।
जो ये सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, इसमें बहुत सारा रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे सेल्स के अंदर, जो कि बायोकेमिकल एनर्जी, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उससे जो एनर्जी बनता है, बायोकेमिकल एनर्जी, वो केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, और जिस कंपाउंड को हम लोग ATP बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो कि हमारे सेल्स के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहीं पे उसका लोकेशन है, जिसको हम एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट को हम एनर्जी करेंसी विद इन द सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। फर्स्ट टॉपिक है इन कॉन्ट्रास्ट टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस, प्लांट लैक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर गैसियस एक्सचेंज। एनिमल्स और ह्यूमंस के ठीक उल्टा जो प्लांट जो है उसके पास उतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होता है जिससे कि वो गैसियस एक्सचेंज कर सके, मीन्स कि इनहेल एक्सहेल कर सके, गैस को एक्सचेंज कर सके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा इन लिव्स एंड लेंटिसेल्स इन स्टेम्स। जो प्लांट्स में जो गैसियस जो एक्सचेंज होते हैं वो स्टोमेटा जो कि उसके लिव्स में होते हैं उसके थ्रू होता है, और जो उसके स्टेम्स में लेंटिसेल्स होते हैं, उसके जो स्टेम्स होते हैं प्लांट्स के उसमें लेंटिसेल्स होते हैं, तो उसके थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज होता है। थर्ड पॉइंट है प्लांट रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स एग्जिबिट कंसिडरेबली लोअर रिस्पायरेटरी रेट कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स के कंपैरिजन में जो प्लांट के रूट्स होते हैं, जड़ या फिर स्टेम्स, उसका तना, लिप्स, उसके पत्ते, तो वो जो होते हैं ना उनके पास बहुत ही जो रिस्पायरेटरी रेट होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, उतने अच्छे से वो रिस्पायर नहीं कर पाता है जितने कि एनिमल्स करते हैं उसके एनिमल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, सॉरी। अरे अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का फर्स्ट पॉइंट है all living organisms including animals rely on essential components like air, water and food for survival obtained through processes such as breathing, drinking and eating। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स को मतलब एनिमल्स भी जिसमें आते हैं वो डिपेंड होते हैं एयर पे, हवा पे, पानी पे और खाने पे अपने सर्वाइवल के लिए, ताकि वो जी सकें, सरवाइव कर सकें, जो कि आता है जो ऑब्टेन्ड थ्रू प्रोसेसेस, जो कि हम कैसे आता है, फूड वाटर कैसे आता है, एयर आता है ब्रीदिंग से, ड्रिंकिंग जब हम ड्रिंक करते हैं तो वाटर आ जाता है, ईटिंग जब खाते हैं तो हम फूड कंज्यूम करते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान हम सरवाइव करते हैं। अगर ये तीनों हम नहीं करेंगे, ये तीनों, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस हमारी डेथ हो जाएगी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। सेकंड पॉइंट देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स लाइक वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स एंड स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेसेसरी सब्सटेंसेस टू सेल्स एंड टिश्यूज़। जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो कि कौन करता है, वेस्कुलर टिश्यू, प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, एंड स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। हमारे मतलब एनिमल्स के अंदर अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड सर्कुलर सिस्टम होते हैं जो कि हेल्प करते हैं नेसेसरी जो भी ज़रूरत के सब्सटेंसेस होते हैं वो सेल्स और टिश्यूज़ के पास जाएं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, बढ़ जाएं। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम जो होते हैं वेस्कुलर टिश्यू जो कि प्लांट्स में, और सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल्स में, ये हेल्प करते हैं जो भी सेल्स सब्सटेंसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर उनको सेल्स और टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, भेजने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, फर्स्ट पॉइंट है द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस सर्व्स एज द प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि ये एक प्राइमरी
ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें ये प्राइमरी मतलब लेवल पे ये काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर। comprising blood vessels and the heart, it facilitates the supply of oxygen and nutrients while eliminating carbon dioxide and other excretory products। तो हमारे जो मतलब ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर ब्लड होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं, हार्ट होते हैं, जो कि क्या करते हैं ऑक्सीजन या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हो गए उसको सप्लाई कर सकें। ब्लड वेजल्स, ये हार्ट, ये तीनों का ये फंक्शन होता है जो सेल्स तक मतलब जो भी हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं वहाँ तक पहुँचा सकें। और साथ ही ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो कि सेल मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद मतलब ये बनता है, इसको बॉडी से हटा सकें या फिर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बॉडी में मतलब यूज़फुल नहीं है उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनली द सर्कुलेटरी सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स एडिंग इन द फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। तो इसी के साथ ही जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होते हैं उनको अच्छे से उनको मतलब हेल्प करता है ताकि वो ये जो है हमको कोई भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जिस कोई भी इलनेस हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, हम उससे खुद को मतलब प्रोटेक्ट कर सकें। इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम को अच्छे तरीके से जो भी है न्यूट्रिएंट अच्छे से उसको मतलब बूस्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हेल्प करता है ताकि जो हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके और अच्छे से रिस्पॉन्स करे, ताकि हमारा जो बॉडी है वो हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो या फिर कोई बीमारी ना हो। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हार्ट। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो देखेंगे Heart is a muscular organ which is composed of cardiac muscles। ये मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि किससे बनता है, कार्डियक मसल से बनता है। तो द हार्ट कॉम्पैक्ट enough to fit within an adult's wrist serves as a vital pumping organ for blood circulation। ये जो हार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइटल रोल प्ले करता है, जिसमें वो पंपिंग ऑर्गन फॉर ब्लड सर्कुलेशन हो सके हमारे बॉडी में, हमारे मतलब हम जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो सके, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो सके, उससे वो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्राइजिंग 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। द ह्यूमन हार्ट orchestrates the rhythmic process of systole, contraction of cardiac muscle and diastole रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। जो हार्ट होता है वो जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, जो कि एक राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हम यहाँ पे दिखाते हैं डायग्राम में आपको। ये ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, इसमें यहाँ पे हम दिखाते हैं मतलब मैं दिखाती हूँ इसमें क्या कौन सा कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे ये राइट एट्रियम है और यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे द ह्यूमन हार्ट ऑर्केस्ट्रेट्स द रिदमिक प्रोसेस ऑफ सिस्टोल। तो ह्यूमन हार्ट ही जो है वो सिस्टोल और डायस्टोल यहाँ पे
सिस्टोल और डायस्टोल जो दो ठो फंक्शन है ये ह्यूमन हार्ट ही करता है। सिस्टोल होता है जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, जब कार्डियक मसल सिकुड़ जाता है तो उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायस्टोल हो जाए रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल, इसको डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हार्ट का काम होता है। और यहाँ पे द थ्रू सिस्टोल एंड डायस्टोल द हार्ट एफिशिएंटली प्रोपेल्स एंड सर्कुलेट्स ब्लड ensuring essential oxygen and nutrients reach the body's tissues and organs। डायस्टोल और सिस्टोल ये दोनों जो फंक्शन होता है इसके थ्रू जो हार्ट है वो अच्छे से ब्लड को सर्कुलेट करता है, जिससे कि जो ऑक्सीजन है और या फिर न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड से आते हैं वो जितने भी बॉडीज़ में हमारे टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स है वहाँ तक पहुँच सके, ये काम हार्ट करता है थ्रू डायस्टोल और सिस्टोल और डायस्टोल के, मतलब ये जो दोनों फंक्शन है ये इसके हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे, यहाँ पे ये भी देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट हम टॉपिक अभी पढ़ेंगे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये भी यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये यहाँ पे वेन, यहाँ पे ये पहले, और यहाँ पे ये फ्रॉम अपर बॉडी से वेन है, ठीक है। यहाँ पे ये राइट एट्रियम तो मैंने बताया ही, वेन कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। यहाँ पे सेप्टम है जो कि दोनों, ये सेप्टम है जो कि दोनों वॉल को डिवाइड करता है, ये दो जो वाल हैं इनको डिवाइड करता है सेप्टम, तो ये सेप्टम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन्स हैं ये दोनों, और ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, इसमें वेन्स आर्टरीज दोनों का ये यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। देखिए आर्टरीज और वेन्स इन दोनों का क्या काम होता है, अब यहाँ पे हम देखेंगे। तो आर्टरीज, पहला पॉइंट है थिक वॉल्ड ब्लड वेजल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये जो है होता है आर्टरीज, इसमें थिक वॉल्ड होते हैं, ये ब्लड वेजल्स होते हैं जो जिसके वॉल जो होता है वो थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, जो कि जो ऑक्सीजन, जो कि ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन होता है, वो हार्ट से वेरियस जो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट करता है, भेजता है, जिनमें ये पल्मोनरी आर्टरीज नहीं होता है, उसमें इसका फंक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ यहाँ पे आर्टरीज का फंक्शन होता है। अब देखें यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज का क्या काम होता है। पल्मोनरी आर्टरीज का ये काम होता है कि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, जो कि हार्ट में जो ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड पॉइंट इसका। Pulmonary arteries deviate from the norm by carrying deoxygenated blood from the heart to the lungs where the blood undergoes oxygenation। तो इस प्रोसेस में पल्मोनरी आर्टरीज का काम ये होता है ना कि जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे हार्ट में, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं हार्ट से लंग्स तक, ठीक है। जहाँ पे जो वेयर द ब्लड अंडरगोज ऑक्सीजनेशन, तो जहाँ पे जो ब्लड है उसका ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वेन्स। तो जो वेन्स है इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे दिस आर द थिन वॉल्ड ब्लड वेजल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। पल्मोनरी वेन्स आर एक्सेप्शंस बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ये इनका जो वेन्स होता है ये भी ब्लड वेजल्स होते हैं,
लेकिन इनका जो वॉल होता है वो थिन होता है, पतला होता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं, जो हमारे डिफरेंट मतलब ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, वहाँ उसमें जो ऐसे ब्लड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उसको जो होता है कैरी करते हैं हार्ट तक, उसको पहुंचाते हैं। तो ये काम होता है वीन्स का, ठीक है। लेकिन इसमें पल्मोनरी वीन्स जो है वो एक्सेप्शन है, वो मतलब ये काम नहीं करते हैं, उनका काम अलग है, डिफरेंट है। क्या है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं उनको लंग से हार्ट तक पहुंचाते हैं। तो पल्मोनरी वीन्स जो हैं वो जो ऐसे ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड हैं, इसमें ऑक्सीजन है, उनको लंग से हार्ट तक कैरी करते हैं। यहाँ पे देखेंगे वेल्व्स आर प्रेजेंट इन वीन्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जो वेल्स होते हैं वो वीन्स में होते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड मतलब बैक डायरेक्शन में न फ्लो करने लगे उससे वो बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इफ़ यू गाइज लाइक माई लेक्चर, इफ़ यू फाइंड दिस इज़ हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन अ गुड वे, then please like, subscribe and share my channel, and we will meet in the next lecture.